नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित उपन्यास बिल्लेसुर बकरीहा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि बिल्लेसुर की एक बकरी चोरी हो गई और उसे किसी ने मार दिया। उसी के साथ साथ हमने सुना कि बिल्लेसुर कैसे बकरियों का दूध बेचते हैं या उससे कुछ उत्पादन कर पाते हैं, साथ ही साथ उनकी दिनचर्या कैसी है। अब आगे। जब से त्रिलोचन के बैल न लेकर बिल्लेसुर ने बकरियां खरीदी, तभी से इस बेचारे को जटने के लिए त्रिलोचन पेच भर रहे थे। बकरियों के बच्चों के बढ़ने के साथ गांव में धनिकता के लिए बिल्लेसुर का नाम भी बढ़ा। लोग तरह तरह की राय जाहिर करने लगे। क्वार का महीना, बिल्लेसुर की शकरकंद की बेलें लहलहाती दिख रही थी। लोग अंदाजा लड़ा रहे थे कि इतने मन शकरकंद तो अवश्य निकलेगी। खैर, बिल्लेसुर छप्पर के नीचे बकरी के दूध में सान कर सत्तू गुड़ खा रहे थे। त्रिलोचन आए। बकरी के बच्चे ढकने का एक झौवा ओढ़ाया था, उस पर चढ़कर बैठने के लिए घूमे, लेकिन बिल्लेसुर को हाथ हिलाते देखकर वहीं जमीन पर बैठ गए। एक बड़ी बढ़िया खबर है बिल्लेसुर, बिल्लेसुर से मुस्कुराते हुए कहा। उपदेशक की मुद्रा से हथेली उठाकर बिना कुछ बोले आश्वासन देते हुए बिल्लेसुर ने समझाया कि कुछ देर और धीरज रखो। त्रिलोचन ने पूछा, भोजन करते बोलते नहीं क्या? गंभीर भाव से आंखें मूंद कर सिर हिलाते हुए बिल्लेसुर ने जवाब दिया। त्रिलोचन अपनी बातचीत का सिलसिला मन ही मन जोड़ते रहे। जल्दी जल्दी सत्तू खाकर बिल्लेसुर उठे, पनाले के पास बैठकर हाथ धोए, कुल्ले किए। अभ्यास के अनुसार जनेऊ में बंधी तांबे की दंत खोनी उठाकर दांत खारिका किए, फिर कुल्ले किए और एक डकार छोड़कर सिर झुकाए हुए कोठरी के भीतर गए। त्रिलोचन देखते रहे। बिल्लेसुर एक खटोला निकालकर बाहर ले आए, डालकर कहा, आओ जरा संभल कर बैठना, हचकना नहीं। त्रिलोचन उठकर खटोले पर बैठे, एक तरफ बिल्लेसुर बैठे। त्रिलोचन ने बिल्लेसुर को देखा, फिर आश्चर्य से आंखें निकालकर कहा, बिल्लेसुर, करना चाहो तो एक बड़ा अच्छा ब्याह है। विवाह के नाम मात्र से बिल्लेसुर की नसों में बिजली दौड़ गई, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार उसे उपयोगितावाद में लाते हुए कहा, आप देखते ही हो सत्तू खाना पड़ रहा है। औरत कोई होती तो मरती हुई भी रोटी सेक कर रखती। यथार्थ है, त्रिलोचन गंभीर होकर बोले। बिल्लेसुर को बढ़ावा मिला। कहा, भैया देखो, गांव के 4 भाइयों का मोह है, सो पड़ा हूं, नहीं तो मरने के लिए तो दुनिया भर में मुझे ठौर है। अरे अब ये भी तुम समझाओगे तब समझेंगे हम। बिल्लेसुर का पौरुष जागा। उन्होंने कहा, बंगाल गया था, चाहता तो एक बैठा भी लेता, लेकिन फिर बाप दादे के नाम भी तो हैं, सोचा कौन नाक कटाए। तुम ही लोग बाद में कहते फिर कि बिल्लेसुर ने बाप के नाम की लोटियां डुबो दी। बिल्लेसुर अपनी भूमिका से एकाएक विषय पर नहीं आ सकते थे, आने के लिए बढ़कर फिर हट जाते। त्रिलोचन ने कहा, भाई बिल्लेसुर, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है। अरे गांव ही नहीं, ग्वेंड भी, कि बिल्लेसुर मर्द आदमी है, मर्द। बिल्लेसुर ने कहा, नाम का क्या है भैया, नाम के लिए तो दुनिया मरती है, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? नाम ही नहीं तो कुछ नहीं। अब देखो ना, हमारे बाप लोग मरकर भी नहीं मरे, क्यों? और अगर उनके पोता ना रहा तो? त्रिलोचन ने कहा, अरे तुम्हारे जैसा समझदार लड़का जिनके हैं उनके पोता कैसे न रहेगा? कहकर त्रिलोचन गंभीर हो गए। बिल्लेसुर ने कहा, भैया देखो, माँ बाप ही दुनिया के देवता हैं, धर्म तो रहा ही न होता अगर माँ बाप न रहे होते। त्रिलोचन ने कहा, बेशक भाई, धर्म की रक्षा हरेक को करनी चाहिए, तभी तो धर्म के पीछे जान दे देने के लिए कहा है। अब देखो ना, खेत में काम करने गए, घर आए तो औरत नहीं। बिना औरत के भोजन विधि समेत नहीं पकता, न जल्दी में नहाते बनता है, न रोटी बनाते, न खाते। धर्म कहाँ है भाई, कहाँ रहा? बिल्लेसुर उत्तेजित होकर बोले, हम तो बहुत पहले समझ चुके थे, अब तुम ही समझो। कहकर त्रिलोचन ने तीसरी आंख पर मन को चढ़ाया। बिल्लेसुर ने एक दफा त्रिलोचन को देखा, फिर सोचने लगे, देखो, दलाल बनकर आया और सोचता है कि दुनिया में हम ही चालाक हैं। अभी रुपये का सवाल पेश करेगा, पता नहीं किसकी लड़की है, कौन है, जरूर कुछ दाग होगा। अड़चन यही है कि निभा नहीं होता है।
भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है, पानी बरसता है, धूप होती है, लू चलती है इसलिए मकान में रहना पड़ता है, मकान की रखवाली के लिए ब्याह करना पड़ता है और फिर मकान का काम स्त्री ही आकर संभालती है। लोग तरह तरह की चीज़ वस्तुओं से घर भर देते हैं, स्त्री को जेवर गहने बनवाते हैं। यहाँ तो सब झोल है, ढोल में सब पोल ही पोल तो है। बिल्लेसुर को गुरुवाइन की याद आई। गांव के घर घर का सुना इतिहास आंख के सामने घूम गया। अब तक वे झूठ कहते रहे, यही कारण है कि बुलबुल कांपे में फंसता है। त्रिलोचन के ज्ञान में रहने की प्रतिक्रिया बिल्लेसुर में हुई। फिर ये सोचकर कि अपना क्या बिगड़ता है, इसका मतलब मालूम कर लेना चाहिए, करुण स्वर में बोले, हाँ भैया, समझदार तो तुमको गांव के सभी मानते हैं। खुश होकर त्रिलोचन ने कहा, अरे ऐसी औरत तो गांव में आई नहीं, 16 साल की आग भभुका। बिल्लेसुर को देवियों की याद आ गई थी, इसीलिए विचलित होकर संभल गए। कहा, अरे अरे, तुम्हारी आंख कभी धोखा खा सकती है। अच्छा, कहाँ की है? ये तो न बताएंगे, जब ब्याहने चलोगे तभी मालूम करोगे। अरे लेकिन पहले तो फलदान चढ़ेंगे, या इसकी भी जरूरत नहीं? फलदान चढ़ेंगे लेकिन कोई पूछताछ ना होगी। तिवारियों के यहाँ की लड़की है, सब काम हमारी मार्फत होगा। अच्छा, किस गांव की है? अरे इतना बता दिया तो क्या रह जाएगा भाई, ये तो ब्याह से पहले मालूम हो ही जाएगा। मगर हाँ, एक बात है, उनके यहाँ ब्याह का खर्च नहीं। भले मानस हैं, लड़की नहीं बेचेंगे, पर खर्च तुम्हें देना होगा। कितना? त्रिलोचन हिसाब लगाने लगे, खोलकर कहते हुए, तुम्हारे यहाँ फलदान चढ़ाने आएंगे तो ठहरेंगे हमारे यहाँ। थाल में 7 रुपए रखेंगे और नारियल के साथ एक थान, इसमें 20 रुपए का खर्च है। ये तुम्हें फलदान के दिन से 7 रोज पहले दे देना होगा। फिर फलदान चढ़ जाने पर 150 रुपए विवाह का खर्च के लिए उस दिन देना पड़ेगा। सब हमारी मार्फत। भले आदमी है, नहीं निभा सकते, तुमसे हाथ फैला कर लें तो ले कैसे भाई? अच्छा हाँ, फिर द्वार के 4 से ब्याह, भात और बड़हार बरतौनी तक 150 तो दाल में नमक के बराबर भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं उजाड़ सकते, कुल में तुमसे बड़े हैं। बिल्लेसुर ने कहा, कुल में बड़े हैं ना, तब तो ब्याह फलेगा नहीं। मन्नू वाजपेयी ने रुपए न होने से उतर कर ब्याह किया था, लड़की बेबा हो गई, बेबा। भैया मुझे तो यही बड़ा डर है कि कहीं। त्रिलोचन का चेहरा उतर गया, बोले, हाँ घबराते हो नाहक यार, जितने बड़े हैं सब बने हुए हैं, असल में बड़े हैं ही नहीं। मन्नू वाजपेयी की लड़की ने अपने पति को मार डाला, कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, मायके में ही बिगड़ गई थी, इसलिए मन्नू ने उसका ब्याह उतर कर दिया था। अपने यार के कहने पर उसने पति को जहर खिला दिया, वो कुछ दिन से बीमार था, दवा हो रही थी उसकी। अरे भैया, तब तो कहीं ये भी ऐसा ही मुझ पर करे तब। बिल्लेसुर शंका की दृष्टि से देखने लगे। अरे पागल, कहता तो हूं किसी तरह का खौफ न खाओ, बिचवासी मैं हूं। लड़की में न दाग न कलंक, न चाल चलन बिगड़ा, न काली कानी न लंगड़ी लूली। चलो खैर, जब तुम कह रहे हो तो एतबार 16 आने का। लेकिन पता भी ना जाने 10 रोज पहले आए नातेदार से क्या कहूंगा भाई? उनसे तो ये भी नहीं कहते बनता ना कि त्रिलोचन भैया जानते हैं, इसलिए पता पूछता हूं, बता दो। और दूसरी बात की कुंडली बिचरवा लेनी है। लड़की की कुंडली तो ले आओ, मैं अपने सामने बिचरवाऊंगा। लड़की मंगली निकली तो बेमौत मरना होगा ना भाई। ब्याह करना है तो आंखें खोल कर करना चाहिए। त्रिलोचन मन से बहुत नाराज हुए, बोले, ऐसी बातें करते हो जैसे बाला के हो। तुम्हारे यहां वे नहीं आए और कभी कोई भलमानस ना आएगा। हम कहते थे कि भद्रा के जैसे मारे इधर उधर घूमते हो तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन तुम आ गए अपनी असलियत पर। और मान लो कि तुम ही मंगली निकले तो कौन बाप अपनी लड़की तुम्हें सौंप देगा? रही बात नातेदारी वाली की, तो हम तो इसे 16 आने बेवकूफ़ी समझते हैं भैया। बैठे बिठाए 25 रुपए का खर्च सर पर। हम तो कहते हैं चुपचाप चले चलो, विवाह कर लो। हाँ, लड़की के बाप का नाम मालूम करना चाहो तो चले चलो, उनका घर भी देखा हो। लेकिन तुम्हारा जाना शोभित नहीं है, गांव भर तुम दोनों को देख के हंसेगा। बिल्लेसुर को कुछ विश्वास हुआ, लेकिन रुपए की सोच कर कटे। पर लड़की के रूप का मोह भी घेरे था। सैकड़ों कलियां चटक रही थी, खुशबू उड़ रही थी, पर त्रिलोचन पर पूरा पूरा विश्वास न हो रहा था। पूछा,
अच्छा, यहां से कितनी दूर है? 3-4 कोस होगा। बिल्लेसुर ने सोचा कि एक दिन में चलेंगे और लौट भी आएंगे। बकरियों को बड़ी तकलीफ न होगी, पत्ते काट कर डाल जाएंगे। बोले, तो फिर चलो भैया, देख लेना चाहिए, जिस दिन कहो तैयारी कर दी जाए। त्रिलोचन ने मतलब गांठ कर कहा, अच्छा तो फिर आज के चौथे दिन चलेंगे, ठीक है? बिल्लेसुर को उस रात नींद ना आई, वही रूप देखते रहे। बहुत गोरी है जब सोचा तो रामचरण की स्त्री याद आई। 16 साल की है जब सोचा तो फिर रामचरण शुक्ल की बिटिया की सूरत सामने आ गई। बड़ी बड़ी आंखें होंगी जैसे पुखरा जबाई की लड़की हसीना की है। इस घर में आएगी तो घर में उजाला छाया रहेगा। जिस कोठरी में बच्चे रखे जाते हैं उसमें उसका सामान रहेगा। बच्चे दहलीज में रहेंगे, एक छप्पर डाल लेंगे, सब ऋतुओं के लिए आराम रहेगा। एक दफा भी बिल्लेसुर ने यह नहीं सोचा कि बकरी की लेड़ियों की बदबू से ऐसी औरत एक दिन भी उसके मकान में रह सकेगी। सवेरे उठकर पड़ोस के गांव में बजाज के यहां गए और कुर्तों का कपड़ा लिया। साफा खरीदा गुलाबी रंग का, धोती एक ली, दर्जी को कुर्ते की नाप दी, उसी दिन बना देने के लिए कहा। गांव के चमार से जूते का जोड़ा खरीदा। इधर ये सब कर रहे थे, उधर ताड़े रहे कि त्रिलोचन कहां है। तीसरे दिन त्रिलोचन घर से निकले। पहनावा और हाथ का डंडा देखकर बिल्लेसुर समझ गए कि जा रहा है। बातचीत करके कल इन्हें ले जाएगा। चलने की दिशा देखकर अपने साधारण पहनावे से दूर दूर रहकर उसका पीछा किया। त्रिलोचन बाबू पुरवा के सीधे कच्ची सड़क छोड़कर मुड़े। बिल्लेसुर दूर पुरवा के किनारे खड़े होकर देखने लगे कि त्रिलोचन दूसरे गांव के लिए पुरवा से बाहर निकलते न दिखे। तब बिल्लेसुर को विश्वास हो गया कि यही है। वे भी गांव के भीतर गए। निकास पर एक आदमी मिला। बिल्लेसुर ने पूछा कि यहां श्यामपुर के त्रिलोचन आए हैं क्या? आदमी ने कहा, हाँ, वहां राम नारायण का यहां बैठा है। ठग कहीं का, दोनों एक से हैं, किसी का गला नाप रहे होंगे। बिल्लेसुर का कलेजा धक्क से हुआ। पूछा, अच्छा भैया, राम नारायण के लड़की लड़के कुछ हैं क्या? आदमी चौंक कर बिल्लेसुर को देखने लगा। तुम कहां रहते हो? राम नारायण को नहीं जानते? उस साले के लड़की लड़के? अरे पूछो, ब्याह भी हुआ है कभी? आदमी इतना कहकर आगे बढ़ा। बिल्लेसुर को बड़ी कायली हुई। वे उसी तरफ मन्नी की ससुराल को चले। मन्नी की सास से मिले। भली बुरी सुख दुख की बातें हुई। बिल्लेसुर ने ढांढस बंधाया। कहा, खर्चा ना हो तो आकर ले जाया करो। कहकर 1 रुपया हाथ पर रख दिया। साथ ही साथ बताया भी कि मन्नी अच्छी तरह है, उनकी लड़की की अच्छी तरह सेवा होती है। मन्नी उसकी बड़ी देखरेख करते हैं। अब वो बहुत बड़ी हो गई है। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई। रुपया उठा लिया और पूछा कि घर बसा या नहीं। बिल्लेसुर ने जवाब दिया कि घर माँ बाप के बसाए बसता है अम्मा। मन्नी की सास ने कहा कि वे 10-15 दिन में आएंगी, तब ब्याह की पक्की बातचीत करेंगी। बिल्लेसुर पैर छूकर विदा हुए। त्रिलोचन दूसरे दिन आया और कहा, बिल्लेसुर तैयार हो जाओ। बिल्लेसुर ने कहा, भैया मैं तो पहले से तैयार हो चुका हूं। त्रिलोचन खुश होकर बोले, अरे तब तो अच्छी बात है, आओ चलें। बिल्लेसुर ने कहा, वो भैया, मन्नी की मौसिया सास की भतीजी की ससुराल में एक लड़की है, वो कल आए थे तो बातचीत पक्की कर गए हैं। अब तो मुझे माफ कीजिए। त्रिलोचन नाराज होकर बोले, अरे तो वो ब्याह जरूर कैतल होगा। अरे वैसी ही लड़की होगी, हम शर्त बदकर कह सकते हैं। मुस्कुराकर बिल्लेसुर ने जवाब दिया, और तुम्हारा दूध का धोया है। मन्नी की मौसिया सास की भतीजी के ससुराल की लड़की में दाग है और तुम्हारी में, जिसके न बाप का पता, न माँ का, न गांव का, न संबंध का। मखमल का डब्बा लगा है क्या उसमें? देखो फिर पीछे पछताओगे। त्रिलोचन बढ़कर बोले, पछताने का काम ही नहीं करते, बहुत सोच समझ कर चलते हैं त्रिलोचन भैया। बिल्लेसुर ने कड़ाई से जवाब दिया, अच्छा चलकर जरा लड़की तो देख लो, तुम्हें लड़की भी दिखा देंगे। अरे अब लड़की नहीं, लड़की की आजी तक को दिखाओ तो भी मैं न जाऊंगा। जब घर में अपने नातेदारों में लड़की है तब दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए भाई, ये तो धर्म छोड़ना है। गृहस्थ की लड़की का रूप नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। कहते हैं रूपवती लड़की बच्चलन होती है। अरे तो ये क्या तेरे लिए सावित्री आ रही है? देख ले, अगर गांव के धिंगरे से पीछा छूटे। अरे ये सब हमें मालूम है, बताओ मत। घर का सामान लेकर तो नहीं भाग जाएगी ना, देख लेना।
जो मुसीबत पड़ेगी झेलेगी, किसी का धर्म बिगाड़ने से नहीं बिगड़ता। ऐसा है त्रिलोचन भैया, गांव में सबका हाल हमें मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तू सबको दोष लगा रहा है? देखो, मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, सच सच कह रहा हूं बस। अच्छा बता, हमें क्या दोष लगा है? नहीं तो तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं चौकीदार के पास जाता हूं। चौकीदार के नाम भर से त्रिलोचन चले गए। करुणा भरे क्रोध से घूम घूम कर देखते जाते थे। बिल्लेसुर अपना काम करने निकले। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।